हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर की समरी को अंडरस्टैंड करते हैं। पूरी समराइज करते हैं, हर स्टेप को समराइज करेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए, टीआरएनए, आरएनए वर्ल्ड, सेमी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए से डीएनए बनना यानी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनना यानी ट्रांसलेशन। फिर लैक ओपेरॉन यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समराइज वे में पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे। और फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सब कुछ पढ़ेंगे। तैयार है मेरे साथ? आइए, तो मैंने यहां पर एनसीईआरटी का ही पीडीएफ लगा दिया है ताकि हमारे को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और पूरी एनसीईआरटी समरी के साथ हमारी रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था कि दो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए। डीएनए ओनली जेनेटिक मटेरियल है, पर आरएनए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड्स लेकर आएगा, और आरआरएनए स्ट्रक्चरल राइबोसोम बनाने में काम आता है, प्लस आरआरएनए में 23S और 28S एंजाइम की तरह भी वर्क करते हैं, यानी कैटालिटिक है। इतना सबको याद है। सो हमने बात की थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा कैटालिटिक रोल है, स्ट्रक्चरल रोल है, ये आरआरएनए की बात कर रहे हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल है, टीआरएनए की बात कर रहे हैं, और मैसेंजर तो होता ही है। अब हमने बात की थी कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसकी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजन बेस होगी, एक शुगर होगा और एक फॉस्फेट होगा। यानी ये सब न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं जो यूनिट्स लिंक होकर न्यूक्लिक एसिड्स के पॉलीमर्स बनाएंगी। चलिए आइए, तो स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमने, ये तो बहुत बेसिक से हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हमने यहां पे बात की थी डीएनए की। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डीएनए की लेंथ कितनी होती है? जितनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वन स्ट्रैंड में, या कहो जितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, वो होती है इसकी लेंथ। इसके बाद हमने 4 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। 2 वायरसेस थे, एक FAIX-174 और एक बैक्टीरियोफाज लेम्डा। ये बैक्टीरिया को अटैक करने वाले यानी बैक्टीरियोफाज वायरसेस थे। फिर एक ई कोलाई और एक ह्यूमन जीनोम। आओ फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वायरस था FAIX-174। इसके अंदर 4386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। इसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफाज लेम्डा। इसके अंदर 48502 बेस पेयर, यानी इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। थर्ड हमने पढ़ा था ई कोलाई। मैंने कैसे पढ़ाया था? कोलाई में 4 आता है, 4 पॉइंट लगा दिया, यानी 5 की जगह पॉइंट लगा दिया, फिर 6, और 6 है तो इंटू 10⁻6 बेस पेयर। और फोर्थ हमने पढ़ा था ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट। कैसे पढ़ा था? 3, फिर पॉइंट लगाया 3, और 3 3 9 बेस पेयर। ये जीनोम है, यानी हैप्लॉइड कंटेंट है। टोटल डीएनए मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6.6 बिलियन बेस पेयर लॉन्ग हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब ये मैं बहुत डिटेल में रिवाइज नहीं कर रही हूं, पर हां इतना हम फटाफट रिवाइज करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होगी, एक शुगर होगी पेंटोस 5 कार्बन, जो आरएनए में राइबोज है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर ऐसी थी, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये था 5th कार्बन। राइबोज अगर होगा तो यहां पर OH था, और अगर डीऑक्सीराइबोज होगा तो सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया था। नाउ नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह की थी, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन डबल रिंग थी, पिरामिडीन सिंगल रिंग थी। प्यूरीन में 1st, 3rd, 7th, 9th 4 पोजीशन पर नाइट्रोजन था। पिरामिडीन में 1st और 3rd 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन था। प्यूरीन में एडेनाइन ग्वानाइन आती है जो आरएनए डीएनए दोनों में होगी, और पिरामिडीन में साइटोसिन दोनों में होती है। बट अगर डीएनए है तो थाइमीन होगी, और अगर आरएनए है तो यूरेसिल होगी। ये बात हमने अच्छे से कर ली थी। नाउ इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि शुगर के साथ जो बेस जुड़ती है वो 1st कार्बन पर जुड़ती है, यहां से नाइट्रोजन बेस जुड़ती है, और 5th कार्बन पर यहां पर फॉस्फेट जुड़ता है। इसे बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, और इसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये सब भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था।
सबसे पहले शुगर के साथ जब बेस जुड़ती है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और फिर उसके साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड के नाम हमने ऐसे पढ़े थे, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरिडिन। और न्यूक्लियोटाइड के नाम हो जाएंगे एडेनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड ग्वानिडिलिक एसिड। अच्छे से क्लियर है, सारे नाम याद हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जब भी हम 2 न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करेंगे तो 3,5 फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो एक सिरे पे हमेशा जहां पे 5 प्राइम है वहां फॉस्फेट फ्री रहता है, और जहां 3 प्राइम है शुगर का वहां पे OH फ्री रहता है। 5 प्राइम पर हमेशा फॉस्फेट फ्री है और 3 प्राइम पर OH फ्री है, क्योंकि 5th शुगर के 5th कार्बन का फॉस्फेट ऊपर वाली शुगर के 3rd कार्बन के OH के साथ बॉन्ड बनाता था। चलिए, ये सब कुछ हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि यूरेसिल और थाइमीन में क्या डिफरेंस है। थाइमीन में कुछ नहीं करना, यूरेसिल बनाना है और 5th पोजीशन पर मिथाइल लगाना है, यानी थाइमीन इज इक्वल टू 5 मिथाइल यूरेसिल। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम डीएनए पर आए थे। डीएनए 1869 में फ्रेडरिश मिशर नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस के अंदर खोज की थी, उसे नाम दिया था न्यूक्लिन, पर क्योंकि उसका एसिडिक नेचर है बाद में ऑल्टमैन ने उसे नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड। इतना सबको याद है। तो डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है, 1869 में न्यूक्लिन नाम दिया गया था पहले इसे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था फ्रेडरिक मिशर ने, और न्यूक्लिक एसिड नाम यहां नहीं दिया पर ऑल्टमैन ने दिया था। पर 1953 में जाकर इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर दिया गया, डबल हेलिक्स मॉडल बाय वॉटसन एंड क्रिक। पर वॉटसन एंड क्रिक जी का मॉडल 3 साइंटिस्ट पर आधारित था। पहले साइंटिस्ट थे चारगाफ, जिन्होंने बताया था नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिडीन, और दूसरा एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जी ने, और इस पर आधारित होकर फेमस डबल हेलिक्स मॉडल बताया था 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने। बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए, अब हॉलमार्क ये था कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। ए टी के साथ ही ज्वाइन करेगा, डीएनए की बात कर रहे हैं तो यू नहीं आएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और सी जी के साथ करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी अगर मुझे 1 स्ट्रैंड पे सीक्वेंस पता है तो मैं अदर स्ट्रैंड पे इजीली बता सकती हूं। ये था इसका हॉलमार्क, बेस पेयरिंग। नाउ चरगाव जी ने ये कहा था कि प्यूरीन इज इक्वल टू पिरामिडीन, यानी जितनी ए है उतनी टी होंगी और जितनी जी है उतनी सी होंगी, क्योंकि आपस में पेयरिंग करती है। इन सब से प्रेरणा लेके, इंस्पिरेशन लेकर, और फिर फाइनली डबल हेलिक्स मॉडल को दिया गया था। चलिए, अब यहां इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल की बात की है, हम फटाफट से रिपीट करते हैं। इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये सपोज फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है। ये दोनों स्ट्रैंड्स पैरेलल बट एंटी पैरेलल हैं, यानी एक में अगर 5 यहां है फॉस्फेट फ्री तो यहां 3rd होगा, और दूसरे में अगर यहां पर 5th है तो यहां 3rd होगा। 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एंटी पैरेलल है, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, और दोनों में ये शुगर और बाहर की तरफ इधर फॉस्फेट है, और इनर साइड पर इसमें बेसिस प्रेजेंट होती हैं, यानी बेसिस ऐसे अंदर की तरफ है, बेस पेयर बनाती है। इतना सबको क्लियर है। चलिए, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बैकबोन होती है शुगर फॉस्फेट, बेसिस इनसाइड है, दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं, एक पोलैरिटी 5-3 है तो दूसरी 3-5 है। दोनों के अंदर जो बेसिस हैं वो मिलके बेस पेयर बनाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती हैं, एडेनाइन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। नाउ ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब ये पूरा राइट हैंडेड कॉइल्ड है, और जब पूरा 360 डिग्री टर्न होता है उसे बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच होता है 3.4 नैनोमीटर, और इस पिच के अंदर रफली 10 बेस पेयर्स आते हैं, 10 बेस पेयर्स, यानी 2 बेस पेयर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। इसे आप 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो और इसे 3.4 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो।
इतना सबको याद आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके से ये दो एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स बनाए हैं, 5 to 3 एंड 3 to 5। ये हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। आगे बढ़ाते हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, प्लस हर जगह एक प्यूरिन और एक पिरामिडीन है, एडेनाइन है तो थाइमीन है, ग्वेनाइन है तो साइटोसिन है, जिसके कारण यूनिफॉर्म डिस्टेंस है और इसके कारण भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो वन अबव द अदर है, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब इसको स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यूरिन और पिरामिड ये तो हमने बात कर ली। अब इसके बाद में फ्रांसिस क्रिक ने कहा था, क्रिक एंड वॉटसन दोनों ने तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, बट फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती है। हमेशा पहले डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर इस आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डॉगमा। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सेंट्रल डॉगमा हमें दिया था फ्रांसिस क्रिक जी ने। हालांकि कुछ वायरसेस के अंदर जहां पर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वहां पहले आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। चल, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हमने बात की थी कि टोटल हमारे अंदर 6.6 बिलियन बेस पेयर है। 2 बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। नैनोमीटर मतलब 10 to the power -9 मीटर, यानी टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस मात्र 1 माइक्रोन 10 to the power -6 मीटर इतना छोटा है। ये तो हुई यूकैरियोट्स की बात। इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोट्स में भी देखें, जैसे ई कोलाई, तो वहां पर 4.6 × 10 to the power 6 बिलियन 10 to the power 6 बेस पेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 0.34 नैनोमीटर, यानी तकरीबन 1.3 मिलीमीटर लंबा डीएनए है, जबकि उनके सेल का साइज ही 1 माइक्रोन है। कुल मिलाकर हम ये समझ गए कि छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा डीएनए फिट करना है, या छोटे से ई कोलाई सेल के अंदर बहुत सारा डीएनए फिट करना है, और इसीलिए अब डीएनए की पैकेजिंग यानी कॉइलिंग होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डीएनए पूरा बिखरा नहीं पड़ा हुआ है। डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट के कारण, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, उनके साथ वो कॉइल करेगा यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं होता, कुछ और अदर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होते हैं। तो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज्ड, और सम प्रोटीन, हिस्टोन नहीं, हिस्टोन यूकैरियोट्स में है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये मिलकर जो बनाएंगे उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर ये काफी कॉम्प्लेक्स है। यहां पर बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, हिस्टोन काम आता है। हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनाइन बेसिक अमीनो एसिड्स बहुत सारे होते हैं साइड चेन के अंदर। हमने पढ़ा था कि हिस्टोन में ऑक्टामर कोर बनेगी, 8 हिस्टोन, उस पर 1/3/4 टर्न डीएनए लेगा, और H1 लिंकर हिस्टोन उसे लॉक करेगा। इस पूरे को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम दिखेंगे जिन्हें बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस कहते हैं। याद आ रहा है? रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये। सो हिस्टोन जो है ये बेसिक अमीनो एसिड्स के अंदर रिच होता है, इनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। 8 हिस्टोन्स मिलकर ऑक्टामर कोर बनाते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज रैप करता है, 1/3/4 टर्न्स रैपिंग होती है। H1 जो है वो लिंकर हिस्टोन है जो इसे लॉक करता है। टोटल मिलकर ये न्यूक्लियोसोम बनता है, जिसमें टोटल 200 बेस पेयर आते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है। ये जो पूरा धागा बनता है इसे क्रोमैटिन बोलते हैं, जो थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडी है। इसकी यूनिट क्या है? बार बार जो रिपीट हो रही है, न्यूक्लियोसोम। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोसोम को बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस कहा जाता है। राइट नाउ इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो क्रोमैटिन है ये 2 तरीके का होगा, लाइट स्टेन्ड, डार्क स्टेन्ड। लाइट स्टेन्ड क्यों है? क्योंकि वो लूजली पैक्ड है, उसके जीन्स एक्टिव हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यानी आरएनए बनाएंगे। और जो डेंसली पैक्ड है, बहुत ज्यादा डाई का कलर लेगा, उसके जीन्स इनएक्टिव हैं। सो यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। राइट, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस की बात हो गई। यही क्रोमैटिन फाइबर और कंडेंस कॉइल होकर अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनाएंगे। कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी
हेल्प करते हैं। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन मैंने आपको बता दिया। ये था एनसीईआरटी का डायग्राम, जहां पर ये हिस्टोन की ऑक्टामर कोर है, ये 1/3/4 टर्न डीएनए का है, ये H1 हिस्टोन है, यानी ये पूरा मिलाकर एक न्यूक्लियोसोम है जिसमें 200 बेस पेयर आते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऐसा दिखता है, ये पूरा धागा क्रोमैटिन का है जिसमें बीड्स जो है मोती, वो है न्यूक्लियोसोम्स। डन एवरीवन, हो गया रिवाइज। चलिए अब यहां पर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए की पैकेजिंग को रिवाइज किया। अब हम बात करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट हुए हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 की बात है। इन्होंने चूहे लिए और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया लिया। 1928 वो बैक्टीरिया जो चूहों में निमोनिया करता है, और इन्होंने लिया लिविंग जो था वो चूहा, माइस लिया। अब ये बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स थे, एक आर और एक एस। आर मतलब रफ, एस मतलब स्मूथ। स्मूथ इसीलिए क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनसे ऐसा प्रोटीन, ऐसा एक कुछ एंजाइम बनता है जिससे इनके चारों तरफ एक कंबल यानी पॉलीसैकेराइड का स्मूथ सा शाइनी सा कोट बन जाता है, शाइनी कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनीज। और इसीलिए ये जब चूहे के अंदर जाएगा, माइस के अंदर, तो उसका इम्यून सिस्टम इसे पहचान नहीं पाएगा, ये बच जाएगा, बैक्टीरिया बच जाएगा, यानी चूहे में बीमारी होगी, निमोनिया होगा। तो एस वाला जो है ये वायरुलेंट है, यानी ये पैथोजेनिक है, ये बीमारी करता है। आर वाला बीमारी नहीं करता है, आर वाला बीमारी नहीं करता क्योंकि वो पहचान लिया जाता है बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट और मार दिया जाता है। अब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था? बहुत सिंपल था। सबसे पहले इन्होंने एक जिंदा आर लिया और उसे चूहे के अंदर डाला। चूहे के इम्यून सिस्टम ने उसे पहचान लिया, उसे मार दिया, यानी चूहा जिंदा रहा। फिर इन्होंने एक लाइव एस लिया। लाइव एस चूहे का इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पाया, लाइव एस मल्टीप्लाई करा, निमोनिया करा और चूहा मर गया। अब इन्होंने एस को ही लिया पर हीट किल्ड करके, ठीक है। फिर उन्होंने चूहे के अंदर डाला। अब एस खुद ही हीट किल्ड है, एस खुद ही मरा हुआ है, तो वो तो निमोनिया करेगा नहीं, यानी चूहा जिंदा रहा। तो इन दो कंडीशन में चूहा जिंदा थे। उन्होंने इन दोनों का कॉम्बो डाला, यानी हीट किल्ड एस डाला और लाइव आर डाला। वो ये सोच रहे थे कि चूहा जिंदा रहेगा, बट चूहा मर गया। और ना सिर्फ मर गया, इस मरे हुए चूहे में से लाइव एस भी निकले। उनका दिमाग ठनक गया। उन्होंने इतना कहा कि जरूर इन डेड माइस के अंदर कोई ऐसा मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल जो भी, जो लाइव आर के पास गया और उसे लाइव एस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूपांतरित कर दिया, और इस लाइव एस ने इन चूहों को मार दिया। उन्होंने इस केमिकल को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। ये नहीं बताया ये डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, नहीं पता। आज हम जानते हैं वो डीएनए होगा। डीएनए हीट पर भी किल नहीं हुआ है, डीएनए लाइव आर के अंदर गया तो अब उसके अंदर भी वो जीन आ गया, तो वैसा ही शाइनी कोट बनने लगा, यानी वो खुद लाइव एस में कन्वर्ट हो गया, उसने निमोनिया किया और चूहे मर गए। इन्होंने इतना बताकर बात खत्म कर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लॉयडी एंड मैकार्टी। 1933 से 44 तक उन्होंने कोशिश की ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। सो एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने 1933 से 44 तक, पहले ऐसा माना जाता था कि वो प्रोटीन है, इन्होंने बताया नहीं वो डीएनए है। इन्होंने 2 काम किए। सबसे पहले इन्होंने सेम ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट किया, चूहे मरे और उनसे लाइव एस निकाल लिए। अब इन्होंने क्या किया, वो जो लाइव एस थे एक बार उसे वापस मार के उसमें से डीएनए लिया, आरएनए लिया और प्रोटीन लिया और उसे 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। ये 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी लाइव आर भी डाले थे और खाना पीना भी डाला था। उन्होंने क्या देखा कि जिसमें डीएनए डाला वो तो एस में चेंज हो गया, यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पर जिसमें आर डाला वो एस में चेंज नहीं हुआ, जिसमें प्रोटीन डाला वो भी एस में चेंज नहीं हुआ। तो उन्हें काफी हद तक आइडिया लगा कि जरूर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डीएनएज डाला, आरएनएज डाला
और प्रोटीएज डाला, मरे हुए एस भी इसमें डाल दिए। तो जो डीएनएज है उसने तो डीएनए को तोड़ दिया, जब उसने डीएनए को तोड़ दिया तो अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। पर आरएनएज ने डीएनए को नहीं तोड़ा, आरएनए को तोड़ा था, डीएनए अभी भी रहा, तो यहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यहां भी प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटीएज ने प्रोटीन को तोड़ा, डीएनए को नहीं तोड़ा, तो डीएनए अभी भी रहा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इससे उन्होंने डबल चेक कर लिया, डबल चेक, कि डीएनए डालने पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और डीएनए डाला, डीएनए को तोड़ दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, यानी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पर पूरी दुनिया ने एक सुर में ये नहीं माना। पूरी दुनिया ने माना 1952 में हर्शे एंड चेस के ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट से, राइट। सो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब पूरी दुनिया ने एक सुर में जो माना वो था हर्शे एंड चेस का 1952 का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने यहां पे वायरसेस लिए जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, यानी बैक्टीरियोफाज लिया और साथ में बैक्टीरिया लिए। कैसे किया था एक्सपेरिमेंट, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले उन्हें पता था कि वायरस के अंदर एक प्रोटीन पार्ट है, एक डीएनए पार्ट है, उसी में झगड़ा था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वही बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और बैक्टीरिया में चेंजेस करेगा। तो उन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस बनाए और कुछ रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरसेस बनाए। सो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले और रेडियो एक्टिव डीएनए वाले, ये उन्होंने कैसे करा। उन्हें पता था कि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता, और डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता, फॉस्फोरस होता है। तो यहां उन्होंने रेडियो एक्टिव वाला सल्फर लिया, यहां रेडियो एक्टिव वाला फॉस्फोरस लिया। सो P32 लेबल्ड डीएनए लिया और S35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल बनाया। सबसे पहले उन्होंने इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया में, उन्हें नहीं पता अंदर क्या घुसेगा। फिर उन्होंने ब्लेंडिंग करी, जोर से हिलाया, तो जिस पार्ट को अंदर घुसना था घुसा, बाकी अलग हट गया, उन्हें अभी कुछ नहीं दिख रहा। फिर उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, बहुत तेज घुमाया। हुआ क्या होगा, बैक्टीरिया और प्लस जो भी वायरस का पार्ट अंदर गया है वो हैवी है, और जो पार्ट नहीं गया वायरस का वो हल्का है, लाइट है, तो वो ऊपर ऊपर रह गया और बैक्टीरिया नीचे सेटल हो गया। अब उन्होंने क्या देखा, जहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव था वहां नीचे वाला पार्ट यानी बैक्टीरिया का सेल रेडियो एक्टिव बन गया। ये प्रूव करता है कि बैक्टीरिया अंदर के अंदर डीएनए घुसा था। लेकिन जहां पर प्रोटीन वाला रेडियो एक्टिविटी ली थी वहां बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं बना, वहां ऊपर ऊपर सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव था। ये प्रूव करता है कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर नहीं एंटर हुआ था, यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहां पर बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी थी जहां डीएनए रेडियो एक्टिव था, पर जहां पर प्रोटीन रेडियो एक्टिव था वहां बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, सुपरनेटेंट में थी। और इस तरह से प्रूव हो गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। IBC, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो गया सारे नादान परिंदों। एक एक वर्ड, सल्फर 35 लिया था, फॉस्फोरस P32 लिया था, सल्फर S35 लिया था। सल्फर से प्रोटीन रेडियो एक्टिव बनेगा, फॉस्फोरस से डीएनए रेडियो एक्टिव बनेगा। जहां डीएनए रेडियो एक्टिव है वहां बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव बनेगा, जहां प्रोटीन रेडियो एक्टिव है वहां बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं बनेगा, सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव रहेगा। डन एवरीबडी। तो इसी के साथ पूरी दुनिया ने एक सुर में माना डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। नाउ किन वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हमारे यहां पर दो एग्जांपल थे, टोबैको मोजाइक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज। वैसे एचआईवी का वायरस, कोविड वायरस वो भी है। अब सवाल उठता है कि ज्यादातर में डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, जबकि दुनिया में पहले तो आरएनए आया था। क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल है। जैसे डीएनए में थाइमीन है जो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल है, डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोज है, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हट गया है, ये उसको ज्यादा स्टेबल बनाता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है वन ओवर द अदर, बेस पेयर है जो उसको ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो डीएनए मोर स्टेबल है, क्यों, वो हमने बात करी। अब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। नंबर 1, वो रेप्लिकेशन कर सके। ये काम डीएनए आरएनए दोनों करते हैं। डीएनए भी अपनी डीएनए बना सकता है, आरएनए भी बन सकता है, यहां दोनों बाजी मार रहे हैं, पर प्रोटीन में रेप्लिकेशन नहीं होता है। दूसरा, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। यहां पे डीएनए बाजी मार रहा है इन कंपैरिजन टू आरएनए।
चेंजेस होने चाहिए पर स्लो चेंजेस होने चाहिए। डीएनए में स्लो चेंजेस होते हैं, आरएनए में बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके यानी प्रोटीन बना सके। तो डीएनए भी आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनाता है। यानी अगर हम इन क्राइटेरिया की बात माने तो डीएनए इज मोर स्टेबल केमिकली, रिएक्टिव लेस है, स्टेबल मोर है, इसीलिए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो भले ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, बट अब प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी में डीएनए ही होता है, राइट। आरएनए तो अनस्टेबल है, जल्दी म्यूटेट करता है, इसीलिए इनमें शॉर्टर लाइफ स्पैन है, जल्दी जल्दी इवॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी स्पीशीज बनती हैं इनकी नई नई। चलिए अब, हालांकि पहली दुनिया आरएनए की थी, आरएनए वर्ल्ड, ये हमने कैसे समझा था? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए से डीएनए बनाना है तो एंजाइम चाहिए, एंजाइम मतलब प्रोटीन। तो अगर सबसे पहले डीएनए आया तो प्रोटीन तो था ही नहीं ना, एंजाइम तो था ही नहीं उस समय, तो डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से बाकी प्रोटीन कैसे बने? ये गुत्थी सुलझी थी जब पता चला कि आरएनए एंजाइम भी होता है, आरएनए प्रोटीन बना सकता है। 23SR आरएनए, 28SR आरएनए पेप्टिडल ट्रांसफरेज एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो आरएनए क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी है और कैटालिटिक भी है, इसीलिए पहले दुनिया में आरएनए आया था, उसके बाद डीएनए ने टेक ओवर करा है, राइट। चलिए ये सब हमने देख लिया। अब आइए हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना। डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम वॉटसन एंड क्रिक ने ही दे दी थी। उन्होंने बताया था कि दो पेरेंट स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट होंगे, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, हेलिकेज एंजाइम ये काम करेगा, हम जानते हैं, और फिर दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बनेगा। यानी जो नया डीएनए बनेगा उसके अंदर एक पेरेंट स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है, इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले 1958 में, देखो अभी तक कितने साइंटिस्ट आ चुके हैं, 1869 फ्रेडरिक मिशर पहले साइंटिस्ट, फिर वॉटसन एंड क्रिक 1953 डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, फिर विल्किंस एंड फ्रैंकलिन और अरविंद चरगाफ, इनकी नाम आ चुके हैं। फिर उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, फिर एवरी मैक्लॉयड मैकार्डी 1933 से 44 बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ, फिर 1952 हर्शे एंड चेज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, और अब 1958 में ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले मेसल्सन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रूव किया था, और उसी साल टेलर एटाल ने विसिया फाबा बीन्स के अंदर यानी यूकैरियोट्स में इसे प्रूव किया था। तो सारे ईयर्स और सारे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ रेप्लिकेशन का मतलब आप जानते हैं डीएनए से डीएनए बनना, दोनों स्ट्रैंड से न्यू डीएनए बनेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मेसल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई के अंदर दिया था 1958 में, राइट। और यहां पर भी फटाफट से पहले एक बार बता देती हूं, दिखा देती हूं, टेलर और उनके कलीग्स ने विसिया फाबा यानी बीन्स फली में 1958 में इसी बात को प्रूव किया था। उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमडीन यूज करी थी और इन्होंने N15 यूज करा। N15 यानी हेवी आइसोटोप और N14 यानी लाइट आइसोटोप। सीजियम क्लोराइड यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। कैसे किया था आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूरा जो N14 वाला डीएनए था पूरा उसे N15 में कन्वर्ट कर दिया, दोनों स्ट्रैंड्स हो गए N15। अब उन्होंने इसे जिस मीडियम के अंदर डाला वो मीडियम था N14 का। तो ये दोनों 15 अलग हुए, ये रेड वाला सपोज 15 है 15, और जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो मीडियम से लेगा नाइट्रोजन यानी 14 बना। 20 मिनट्स लगते हैं रेप्लिकेशन में, फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद फिर उन्होंने 14 के अंदर ही डाल के रखा, तो ये 15 अलग हो जाएंगे, ये 15 अलग हो जाएंगे, और अब सब पे नया वाला 14 बनेगा। तो ये तो दोनों 14 हो गए, ये दोनों 14 हो गए, और दो जो 15 है 15 हो गए। जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेज किया तो ये सबसे हैवी है, 15 सबसे हैवी, तो इसका बैंड सबसे नीचे आया हैवी, जबकि ये 15 है यानी बीच का वेट है, हाइब्रिड है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया।
और यहां पर उन्हें 2 हाइब्रिड और 2 लाइट मिले, 14-14 मतलब लाइट मिले। इससे प्रूव किया था उन्होंने कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। अगर ये कंजर्वेटिव होता, अगर ये ऐसा का ऐसा रहता और नया 14-14 बनता तो 1 हेवी और 1 लाइट बनता, जबकि बने 2 हाइब्रिड है। याद है, इस पर हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स सॉल्व करे हैं। तो पहले उन्होंने 15-15 लिया था और फिर बाद में उन्होंने 14-14। और ध्यान रखना, ये 14 और 15 जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी और लाइट की बात कर रहे हैं। राइट, क्लियर है ये सबको? तो हर 20 मिनट्स में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब आइए हम डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली समझते हैं ई कोलाई के अंदर। एंजाइम कौन सा लगेगा? डीएनए से डीएनए बनाना है, डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से डीएनए बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद है हमने पढ़ा था इसका नाम डीएनए पॉलीमरेज 3। पर ये पहला एंजाइम नहीं है। सबसे पहले कौन सा एंजाइम होगा, आ जाओ उसको देखते हैं। ये एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव था, 2000 बेस पेयर जोड़ता है पर सेकेंड। क्या बोला? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। एक बात ध्यान रखना बेटा, ई कोलाई में रेप्लिकेशन 18 मिनट में होता है, पर सेल डिविजन जो होता है न्यू जनरेशन वो 20 मिनट्स में बनती है। राइट नाउ ये और क्या करता है, ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। रेप्लिकेशन में बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए पूरा एक साथ कभी नहीं होता, टुकड़ों में होता है। एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में थी। याद है आपको, डुअल पर्पस था। एक, खुद उन्हें जुड़ना है यानी सबस्ट्रेट है, और दूसरा वो अपने लिए एनर्जी लेकर आती थी। क्या होता था, जैसे सपोज ये एडिनाइन है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ी सपोज शुगर के, 5th कार्बन के साथ एक फॉस्फेट है, इसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे यानी एडिनोसिन, और यहां पे 2 फॉस्फेट्स और हैं, यानी ये हो गई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो जब ये अगली वाली के साथ जुड़ेगी, ये फॉस्फेट फॉस्फेट टूटेंगे, एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को यूज कर कर ये फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। यानी डुअल पर्पस है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है पॉलीमराइजेशन के लिए और सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रही है। अब आइए हम एक्चुअल प्रोसेस को समझते हैं। एक्चुअल प्रोसेस में सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आता था, हेलिकेज, और हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता था, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाते थे, ये पार्ट्स में होता था, यानी यहां पर ऐसा वाई शेप्ड का रेप्लिकेशन फोर्क बनता था, छोटी सी ओपनिंग वाई शेप्ड की। न्यू डीएनए 5 to 3 ही बनेगा। जो न्यू डीएनए है 5 to 3 बनता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 रीड करता है। याद है वो कहता था मेरे पेरेंट 3 to 5 3-5 करते हैं। हमने टोपोआइसोमेरेज भी पढ़ा था, हमने एसएसपीबी भी पढ़ा था, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया। फिर हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज कहता है मैं काम शुरू नहीं करूंगा, तो यहां पर प्राइमेज एंजाइम जो 3 प्राइम एंड है वहां पर प्राइमेज एंजाइम का रोल आता है, जो प्राइमर ऐड करता है, छोटा सा आरएनए पीस लगाता है। उसके बाद फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और वो ऐसे नया स्ट्रैंड बनाएगा। न्यू स्ट्रैंड जो बनता है, न्यू स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, वो 5 to 3 बन रहा है। पर जो पेरेंट को रीड किया जा रहा है, पेरेंट की रीडिंग हो रही है, वो 3 to 5 हो रही है। इस कारण एक प्रॉब्लम आ गई थी, आपको याद होगा, जब ये और खुलेगा तो अब 3 इधर है लेकिन ये इधर है, इधर आ गया है, स्ट्रैंड ऐसे खुल रहा है, यानी 2 स्ट्रैंड्स बनते थे अगर आपको याद हो, एक लीडिंग स्ट्रैंड था, एक लैगिंग स्ट्रैंड था। लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा था, तो मल्टीपल प्राइमर लगते हैं, हर बार नया प्राइमर लगता है, और डीएनए टुकड़ों में बनता है जिन्हें हमने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा था, और बाद में उन्हें डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। याद आ रहा है ये सब कुछ? अच्छे से क्लियर हो गया? ये सारा कुछ रिवाइज हो गया? चलो, तो बस यही सब यहां पर लिखा हुआ है। चलिए, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और बैक्टीरिया में जस्ट प्रायर टू फिजन, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है। ये मैंने एक छोटी सी स्टोरी से सुनाया था, आपको याद है? 35 रुपीस की बॉटल लाए, बॉटल ऊपर उठाकर मारी और टुकड़ों में आई। ये ब्लू वाला पेरेंट स्ट्रैंड है,
ये कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। ये पेरेंट यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड है ब्लू वाले, और रेड वाला जो नया स्ट्रैंड है वो है। हर नए डीएनए में एक पेरेंट और एक न्यू स्ट्रैंड है, यानी ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। ये वाई शेप्ड की फोक बन रही है, राइट। चल अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमने डीएनए से डीएनए बनाना भी रिवाइज कर लिया। अब डीएनए से आरएनए बनाना, पर डीएनए का कोई एक ही स्ट्रैंड है जो कॉपी होता है इनटू आरएनए। तो पहले एक डिफरेंस तो ये था कि यहां पर एडिनाइन एडिनोसिन जो है, मतलब वहां पे जहां भी थाइमीन आनी है वहां पे यूरेसिल आएगी। इंस्टेड ऑफ थाइमीन यहां पे यूरेसिल के साथ एडिनाइन की पेयरिंग होगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड कॉपी होगा ओनली। जबकि डीएनए में दोनों पेरेंट से नए डीएनए बने थे। क्यों हुआ था? इसके 2 रीजंस थे, याद है आपको। अगर दोनों पेरेंट स्ट्रैंड पर आरएनए बना तो ये आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और उससे कभी प्रोटीन नहीं बनता, सब बेकार। और दूसरा, अगर 2 आरएनए बने भी और मान लो हमने अलग अलग भी रखा, तो ये दोनों आरएनए सेम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी इनके जेनेटिक कोड्स डिफरेंट होंगे। अब आप जानते हो, यानी अमीनो एसिड डिफरेंट सीक्वेंस होगा, यानी प्रोटीन डिफरेंट बनेंगे, यानी 1 जीन से 2 प्रोटीन बन रहे हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। यही बातें हमने यहां पे पढ़ी थी, व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। अब आइए हम ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में 3 रीजन्स थे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का एरिया है, ये तो वो पार्ट है जो एक्चुअली आरएनए जो कन्वर्ट होगा, यानी ये है स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन यहां पे लगा रहता है प्रमोटर और यहां लगा रहता है टर्मिनेटर। सो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। जबकि ट्रांसलेशन यूनिट जो ट्रांसलेट होगी, जिसका प्रोटीन बनेगा, वो आरएनए पर है, एमआरएनए पर। उसमें इनिशिएटर कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है और बीच का एरिया है, राइट ना। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे सपोज करो ये कोई डीएनए है, इधर मैंने ये प्रमोटर लगा दिया, सपोज ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है। सपोज मैं लिख दूं ये वाला 5 to 3 है और ये 3 to 5 है। हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स कि प से प्रमोटर, प से 5, यानी प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे लगता है, यानी ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा इस केस में और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। यानी डीएनए इसकी कॉपी बनेगा, कार्बन कॉपी, बस जहां पर टी है वहां यू हो जाएगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। क्लियर है? चलो, अगर हमने प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन स्विच कर दें तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी स्विच हो जाएगा। अगर मैं इसे प्रमोटर मान लूं तो ये 5 है, यानी नीचे वाला कोडिंग हो जाएगा और ये टेम्पलेट हो जाएगा। सबको क्लियर है? प्रमोटर पर ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और फिर काम शुरू होता है ना। ये भी हमने कर लिया। जो नया, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, आरएनए भी जो नया बनेगा। अच्छा, एंजाइम कौन सा होगा अब? आरएनए पॉलीमरेज, और वो डीएनए पे डिपेंडेंट है। नया आरएनए भी 5 to 3 बनता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 वाला होता है। टेम्पलेट होता है 3 to 5, टी से टेम्पलेट, टी से 3, मैंने आपको याद भी कराया था। चल, तो कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी बनता है बस टी की जगह यू, और टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। अब यहां पे सारे काम आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा, हेलिक्स को तोड़ने का काम भी। सिग्मा फैक्टर, सिंगिंग, याद है शुरू में सिग्मा फैक्टर जुड़ता है जब काम शुरू करना है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और लास्ट में रोता हुआ रो फैक्टर जुड़ता है जब काम खत्म करना है, जब काम खत्म करना है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर इधर प्रमोटर है और इधर 5 है, यानी ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा और हमें दिख भी रहा है। यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर है, ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। प्रमोटर डिफाइन करता है, प्रमोटर डिफाइन करता है पोजीशन। हम स्विच कर दें अगर प्रमोटर टर्मिनेटर की, तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। यानी प्रमोटर है जो डिफाइन करता है कि कौन सा कोडिंग है, कौन सा नहीं है। कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी थे, आपको याद होगा, जिनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता बट वो प्रमोटर को पहचानने में हेल्प करते हैं। अब आइए हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये तो हो गया हमारा। हाँ, जीन क्या है? जीन यूनिट है इनहेरिटेंस की। जीन मतलब डीएनए का वो पार्ट जिससे आरएनए और उससे फिर प्रोटीन बनेगा, उसे हम बोलते हैं जीन।
हमने पढ़ा था मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है यूकैरियोट्स में और पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है प्रोकैरियोट्स में। यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक जीन से मल्टीपल प्रोटीन्स बनना, जैसे हमने लैक ओपेरॉन में पढ़ा था ZYA, वो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, कॉमन प्रमोटर टर्मिनेटर है उनका, और उनसे 3 एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं। ये बात हमने की थी। फिर हमने स्प्लिट जीन की बात की थी। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन है। स्प्लिट जीन मतलब इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है। एक्सॉन फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल, मैच्योर फंक्शनल, और इंट्रॉन्स जो हैं ये बीच बीच में इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस है। पहले HNRNA बनेगा जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होंगे, पर मैच्योर RNA में केवल एक्सॉन्स मिलेंगे, इंट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओनली एक्सॉन फंक्शनल पार्ट होता है। ये भी हमने बात कर ली है। अब हम पहले आते हैं टाइप्स ऑफ RNA पर, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोट्स हो, 3 तरह का RNA होता है। मैसेंजर RNA यानी mRNA, राइबोसोमल यानी rRNA, और ट्रांसफर यानी tRNA। तीनों मिलते हैं तब जाकर प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। tRNA अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, ये हमें पता है, और जेनेटिक कोड, कोडॉन को रीड करता है। mRNA तो पूरा टेम्पलेट बनाएगा, और rRNA राइबोसोम यानी स्ट्रक्चर और कैटालिटिक यानी एंजाइम की तरह काम करेगा। अब हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स में mRNA, tRNA, rRNA सभी एक ही तरह के RNA पॉलीमरेज से बनते हैं प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा था, यूकैरियोट्स में RMT 1 2 3 यानी RNA पॉलीमरेज 3 टाइप्स के हैं। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज 1 2 3। तो mRNA और HNRNA दोनों 2 वाला बनाएगा, 5S RNA, SNRNA, ScRNA एंड tRNA 3 वाला बनाएगा, और बचे कौन से 28S, 5.8S एंड 18S, ये वाले फर्स्ट वाला बनाएगा। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। यहां पर भी जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिन्हें जोड़ना है वो सब ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होंगी, यानी एक्टिवेटेड होंगी, सबस्ट्रेट और एनर्जी प्रोवाइडिंग दोनों का काम खुद करेंगी। चलिए, सबसे पहले प्रोकैरियोट में बात करते हैं। 3 स्टेप होंगे, वही इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के टाइम पे RNA पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम भी RNA पॉलीमरेज ही करेगा। DNA रेप्लिकेशन में हेलिकेज ने किया था। इसके बाद ये RNA बनता जाएगा, सिग्मा फैक्टर थोड़ी देर में अलग हो जाता है, तब तक जब तक टर्मिनेटर ना आ जाए। जैसे ही टर्मिनेटर आएगा रो फैक्टर जुड़ेगा, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। यहां पे DNA रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में होगा। तो RNA बनते बनते ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाता है, कपल टुगेदर। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, ये रहा कपल्ड। RNA ट्रांसक्राइब हो उसके पहले ही प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। अब हम यूकैरियोट्स में बात करते हैं जहां 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज है। यहां पर भी सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, इनिशिएशन, इलोंगेशन वो सब होगा, उससे HNRNA बनेगा। लेकिन अब उसमें 3 स्टेप्स होंगे, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। कैपिंग का मतलब है जो 5 प्राइम एंड है वहां पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की टोपी जुड़ेगी, टोपी। और जो 3 प्राइम एंड है वहां पूंछ, टेल, पॉली A 200 से 300 एडिनिलेट यानी एडिनिलिक एसिड, एडिनिलेट के रेसिड्यूज जुड़ेंगे, पॉली A टेल जुड़ेगा, टेलिंग। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में जुड़ेगा, यानी फिक्स है कि यही जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री करके कोई लेना देना है। और 3rd स्टेप होगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है कि इंट्रॉन्स को कट करके फेंक देंगे और फिर एक्सॉन्स को DNA लाइगेज की हेल्प से, पर DNA नहीं, ये RNA है, तो RNA लाइगेज की हेल्प से एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देंगे। अब जाकर ये मैच्योर RNA बनेगा जिसमें टेल है, कैप है एंड ओनली एक्सॉन्स है। फिर जाकर ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा और फिर जाकर ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसीलिए इसमें पहले कंप्लीट होगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन होगा। दे आर नॉट कपल्ड टुगेदर। राइट, इतना सबको क्लियर है? 7, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया।
यानी डीएनए से डीएनए बनाना रिवाइज कर लिया, डीएनए से आरएनए बनाना रिवाइज कर लिया। प्रोटीन के लिए पहले जेनेटिक कोड पढ़ा। जेनेटिक कोड बहुत सिंपल है। सपोज ये एक एमआरएनए है, इस पर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इस एक एक को कोडॉन कहते हैं, जो पर्टिकुलर 1 अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, और इस पूरे को कोड कहते हैं जेनेटिक कोड, जो उस प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा। ऐसा क्यों था? क्योंकि डीएनए से डीएनए या डीएनए से आरएनए बनाने में सभी कुछ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, तो न्यूक्लियोटाइड ही ढूंढनी थी। पर यहां पर आई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और ढूंढ के लाना है अमीनो एसिड, तो ये कोडेड भाषा में बात होगी। टीआरएनए हमारी हेल्प करेगा। टीआरएनए जेनेटिक कोड यानी एक एक कोडॉन ट्रिपलेट होता है। ये सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने बताया था, जो एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि 20 अमीनो एसिड्स अगर प्रोटीन के अंदर होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स, तो जेनेटिक कोड का कॉम्बिनेशन इट हैज टू बी ट्रिपलेट, इट हैज टू बी ट्रिपलेट, राइट। 4 to the power 3 ताकि होगा। एक बहुत ही बोल्ड प्रेपोजिशन था उस समय के हिसाब से। 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, क्योंकि आरएनए है, और हर के अंदर 3-3 हैं, तो 64 कोडॉन्स होंगे, जिसमें से हम जानते हैं कि 3 स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन है, विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो 61 कोडॉन्स जो हैं दे विल कोड फॉर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कुछ कुछ अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। डीजेनेरेसी याद आया? चलिए, तो अब आइए हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे किया था। सबसे पहले हरगोबिंद खुराना जी ने लैब के अंदर आर्टिफिशियली कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स बनाए थे, और उसमें उन्होंने 3-3 के सीक्वेंस से 1-1 अमीनो एसिड बना था। सेल फ्री सिस्टम में ये सब कुछ करने के लिए उन्हें जो एनवायरनमेंट दिया था वो मार्शल नीरनबर्ग जी ने दिया था, और एंजाइम जो प्रोवाइड करवाया था आरएनए पॉलीमरेज जो लैब में काम करे, वो सीवियर ओक्वा जी ने किया था, जिसे सीवियर ओक्वा एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम आरएनए पॉलीमराइजेशन करवा रहा है, यानी आरएनए बनवा रहा है बिना डीएनए के, डीएनए इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। कोडॉन ट्रिपलेट है इसके प्रूफ के लिए। पहले हरगोबिंद खुराना जी, जिन्होंने होमोपॉलीमर कोपॉलीमर यानी आरएनए सिंथेसाइज किया। दूसरे मार्शल नीरनबर्ग जी, जिन्होंने इनको सेल फ्री सिस्टम बनाकर दिया। और तीसरे सीवियर ओक्वा जी, जिन्होंने एंजाइम दिया। ये एंजाइम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए सिंथेसाइज करवाता है। चलिए, तो ये पूरी की पूरी टेबल थी, और अब हम सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं कोडॉन के। सबसे पहले तो कोडॉन ट्रिपलेट है, 61 कोडॉन 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। 3 स्टॉप कोडॉन्स है। कैसे याद किए थे स्टॉप कोडॉन्स? उल्लू आया आया, उल्लू आया तो गया, और उल्लू गया तो आया। कुछ अमीनो एसिड्स मोर देन 1 कोडॉन से कोड होंगे, यानी डीजेनेरेसी। कोडॉन लगातार पढ़ा जाता है, कोई पंक्चुएशंस नहीं होते, और नियरली यूनिवर्सल है, यानी अगर यू फिनाइल एलेनिन बैक्टीरिया में कोड करेगा तो इंसान में भी करेगा। कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और प्रोटोजोअल कोडॉन एक्सेप्शंस होते हैं। याद है मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी, नो डैट्स। नॉन ओवरलैपिंग है, कंटिन्यूअस मैनर में पढ़े जाएंगे। डीजेनेरेसी है, यूनिवर्सल है, ट्रिपलेट है, और स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक वाला पॉइंट अब एनसीईआरटी से हटा दिया है। स्टॉप कोडॉन्स तीनों मैंने बता दिए, और डी से एक डुअल फंक्शन भी था। एयूजी के 2 काम हैं, एक ये इनिशिएटर कोडॉन है, और दूसरा ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है। आउजी याद कराया था, याद है? चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, ये म्यूटेशंस के थ्रू भी प्रूव किया गया था। म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन 2 तरह का होता है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन में कोई एक बेस सब्स्टिट्यूट हो रही है, प्यूरीन टू प्यूरीन पिरामिडीन टू पिरामिडीन, या प्यूरीन टू पिरामिडीन एंड वाइस वर्सा। ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन, याद है? लेकिन मेन था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट, जहां पर पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, रीडिंग ऑफ द फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा एडिशन और डिलीशन से। पर अगर आपने 3 या 3 के मल्टीपल में ऐड या डिलीट करा, तो उतने नंबर ऑफ कोडॉन्स प्लस या माइनस होंगे, यानी उतने अमीनो एसिड्स चेंज होंगे,
पूरी रीडिंग शिफ्ट नहीं होगी। इससे प्रूफ हो गया था कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है। अगर एक या दो, मतलब तीन नहीं, 1 2 4 5 ऐसे ऐड या डिलीट करोगे तो जहां ऐड या डिलीट कर रहे हो उसके आगे पूरे कोडॉन्स चेंज होंगे, सारे प्रोटीन सिंथेसिस गड़बड़ हो जाएगा। और अगर स्टॉप कोडॉन आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं रुक जाएगा। फिर हमने पढ़ा टीआरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने के पहले टीआरएनए। टीआरएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा 2D मॉडल जो है इसका वो क्लोवर लीफ की तरह होता है, और 3D मॉडल जो है इसका वो इन्वर्टेड एल की तरह होता है। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। यहां पर अमीनो एसिड की अटैचमेंट साइट है, OH होता है, यहाँ अमीनो एसिड जुड़ता है आकर अटैचमेंट साइट। ये T लूप था, ये D लूप था, या DHU लूप, कुछ भी बोलो, पर ये नहीं, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट था और एक ये इंपॉर्टेंट था, एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन टीआरएनए पे होता है और कोडॉन एमआरएनए पे। ये कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कोडॉन को रीड करता है, पहचानता है कौन सा अमीनो एसिड चाहते हैं हम, और उसको यहां लेकर आता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है, राइट। एंटी कोडॉन लूप, अमीनो एक्सेप्टर आर्म। इनिशिएशन कोडॉन के लिए इनिशिएटर टीआरएनए होगा, यानी उस टीआरएनए पर मीथियोनिन जुड़ेगा यूकैरियोट्स में, और फॉर्माइल मीथियोनिन जुड़ता है प्रोकैरियोट्स में, राइट। सो क्लोवर लीफ की तरह सेकेंडरी यानी 2D मॉडल है, और 3D यानी एक्चुअली ये हमें इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है। ये बेसिक्स थे टीआरएनए के। डन, चलिए। सो ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम, यहां आप देख सकते हो, ये 3 प्राइम पर अमीनो एसिड जुड़ता है, या एंटी कोडॉन है, और एमआरएनए पर कोडॉन है। कोडॉन एंटी कोडॉन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस में हमें बेसिकली अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करना है, अमीनो एसिड्स को पॉलीमराइज करना है, पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड बनाना है। यहां पर अमीनो एसिड का ऑर्डर सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा? एमआरएनए पर बेसिस का, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यानी कोडॉन्स का सीक्वेंस। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब यहां पर भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अमीनो एसिड्स एक्टिवेटेड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स भी चार्ज्ड थी, एक्टिवेटेड थी, ट्राइफॉस्फेट्स के फॉर्म में। यहां पर अमीनो एसिड के साथ एटीपी जुड़ती है, एटीपी उसे एक्टिवेटेड करती है। पर्टिकुलर एंजाइम भी जुड़ता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। एनीवेज, तो अमीनो एसिड टीआरएनए सबसे पहले अपना अमीनो एसिड ढूंढेगा, उसके साथ जुड़ेगा, इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, जो पहला स्टेप है। सो पर्टिकुलर टीआरएनए अपने अमीनो एसिड के साथ लिंक होगा, जिसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? जब ऐसे 2 चार्ज्ड टीआरएनए पास पास आएंगे जिन पर अमीनो एसिड है, तो उनके बीच में फिर बॉन्ड बनेगा और एनर्जी रहेगी, खुद ही अमीनो एसिड लेकर आया है, एटीपी के साथ जुड़ा था। अब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमें पता है, जैसे ही एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया, सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए को पहचान के अटैच होती है। फिर इनिशिएटर टीआरएनए आता है मीथियोनिन या फॉर्माइल मीथियोनिन लेकर, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ती है, तब जाकर राइबोसोम पूरा बनता है। मैग्नीशियम आयन चाहिए रहते हैं, यानी सेल की फैक्ट्री जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो है राइबोसोम। राइबोसोम हम जानते हैं इसमें आरएनए होता है और 80 डिफरेंट प्रोटीन है। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, बट सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए को ढूंढती है, तब ये प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद इनिशिएटेड टीआरएनए जुड़ता है, उसके बाद लार्जर सब यूनिट। जैसे ही लार्जर सब यूनिट जुड़ती है, 2 साइट्स क्रिएट हो जाती है, इनफैक्ट 3 हो जाती हैं। याद है आपको? जैसे ये स्मॉलर जुड़ा, यहां पर AUG था, ये टीआरएनए आया मान लो मीथियोनिन लेकर, ये लार्जर यूनिट जुड़ी, ये बन गई P साइट, इधर A साइट और इधर E साइट। पहला फर्स्ट टीआरएनए P साइट पर आता है, बाकी सारे A पर आएंगे। यहां पर सेकंड वाला टीआरएनए आएगा, फिर इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर ये फर्स्ट वाला एग्जिट कर जाएगा, फिर ये पूरा राइबोसोम ट्रांसलोकेट होगा, खिसकेगा नेक्स्ट कोडॉन पर।
तो जो ए वाली चीज है वो पी पर आ जाएगी और ए खाली हो जाएगी एम्प्टी, और फिर थर्ड वाला टीआरएनए थर्ड अमीनो एसिड लेकर आएगा और ये कहानी चलती रहेगी। एंजाइम जो काम करेगा यहां पर वो 23S rRNA या 28S rRNA प्रोकैरियोट यूकैरियोट रिस्पेक्टिवली। अब कितना पार्ट एमआरएनए का कितना पार्ट ट्रांसलेट होगा उसे ट्रांसलेशन यूनिट बोलते हैं। इसके स्टार्टिंग में है स्टार्ट कोडॉन AUG और एंड में कोई ना कोई एक स्टॉप कोडॉन है, ये कोडिंग करेगा। पर बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन 5 प्राइम पर होता है, स्टॉप कोडॉन 3 प्राइम पर, यानी बिफोर 5 प्राइम या आफ्टर 3 प्राइम कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, एडिशनल सीक्वेंसेस, अनट्रांसलेटेड रीजन बोथ एंड्स पर है, बिफोर स्टार्ट कोडॉन आफ्टर स्टॉप कोडॉन, जो एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है, पर वो अमीनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं कर रहे। नाउ ये वो डायग्राम है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अच्छे से हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया, राइट एवरीबॉडी। चल अब हमने बनाना सीख लिया प्रोटीन, यानी हमने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को समराइज वे में पढ़ लिया। अब हर जीन हर वक्त प्रोटीन नहीं बनाता रहता, हमें उसे रेगुलेट करना है। रेगुलेट यूकैरियोट्स में 4 लेवल्स पर और प्रोकैरियोट्स में 2 लेवल्स पर होता है। प्रोकैरियोट्स में तो केवल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन 2 लेवल्स पर, यहां पर जब आप स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग कर रहे हो तब भी कंट्रोल कर सकते हो, और जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहा है तब भी कंट्रोल कर सकते हैं। 4 में से किसी भी एक लेवल पर हम रोक सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। तो सबसे पहले हम यहां पर लैक ओपेरॉन से ही सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लैक ओपेरॉन जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। उन्होंने ये बताया था कि अगर लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो जैसे ये सपोज बैक्टीरिया है, ये ZYA पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है, ये इसका प्रमोटर है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। प्रमोटर के लिए एक ऑपरेटर होता है और एक रेगुलेटरी जीन है जो इस केस में आई है, इनहिबिटरी, रोकने वाला बनाएगा, और ये इसका प्रमोटर है, इसका प्रमोटर, जहां इसका आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। इससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए, इसे रिप्रेसर एमआरएनए कहेंगे, और इससे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। जब लैक्टोज नहीं है, हमें एंजाइम्स नहीं बनाने, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को रोकेगा कि तुम, रेड झंडी है आरएनए पॉलीमरेज, आप ट्रांसक्रिप्शन मत करिए, फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग, यानी यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जीन से आरएनए, आरएनए से एंजाइम्स नहीं बनेंगे, यानी हम कहेंगे कि ओपेरॉन स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ। क्यों है स्विच ऑफ? क्योंकि एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैक्टोज मीडियम में नहीं है। और जब स्विच ऑफ है तब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ है। हर ओपेरॉन का अपना ऑपरेटर, अपना प्रमोटर, अपने रिप्रेसर प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स बनते हैं। इसके बाद में जब लैक्टोज प्रेजेंट हो जाएगा, लैक्टोज प्रेजेंट, अब हमें इसे स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन। उस समय पर हमने पढ़ा था कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, इनहिबिटरी या रेगुलेटरी, अभी भी इससे एमआरएनए बन रहा है, अभी भी इससे रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, लेकिन अब वो प्रोटीन ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ता। जब वो ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ता तो आरएनए पॉलीमरेज को ग्रीन सिग्नल मिलता है, और अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम शुरू करेगा और इस स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बनाएगा, जिसे हम लैक एमआरएनए बोल रहे हैं क्योंकि ये लैक ओपेरॉन है, और इससे 3 प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे। प्रोटीन्स मतलब एंजाइम्स बनेंगे, प्रोटीन्स। कैसे सिखाया था मैंने? ये है इपोजिया, इपोजिया, और जिया का ब्लड प्रेशर ठीक है, यानी ये है ट्रांस एसिटाइलेज, ये डायरेक्ट मैच द कॉलम करके भी क्वेश्चन आता है, ये परमिएज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, जिया ZYABPT, ये याद होना चाहिए। इसका काम होता है, ये लैक्टोज यानी गैलेक्टोसाइड को तोड़ेगा इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इनसे फिर एनर्जी बैक्टीरिया बनाएगा। परमिएज का काम होता है परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना, ट्रांस एसिटाइलेज का एनसीईआरटी में नहीं दिया।
ये सब क्यों स्विच ऑन हुआ? क्योंकि लैक्टोज या वो थोड़ा सा एलोलैक्टोज में चेंज हो जाता है, उसकी दोस्ती ज्यादा गहरी है, तो वो इसके साथ जुड़ता है, और जब इसके साथ जुड़ता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इनहिबिट हो गया, यानी ये ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ेगा और आरएनए पॉलीमरेज को नहीं रोकेगा, यानी कि ये सब कुछ बनेगा, यानी स्विच ऑन हो जाएगा। तो स्विच ऑन के समय पर रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो इंड्यूसर के साथ जुड़ता है। इंड्यूसर कौन है? ये इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर है। यहां ध्यान रखना, इस आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, इस आई का मतलब इनहिबिटरी प्रोटीन बना रहा है, ये सब हमने पढ़ा था। और पॉलीमरेज प्रमोटर पर जुड़ेगा, ये भी पढ़ा था, और हर प्रमोटर के लिए खुद का स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा, यानी ये हमेशा बनता है, ये प्रोटीन हमेशा बनता है, चाहे स्विच ऑन होना है चाहे स्विच ऑफ होना है। और इसीलिए इस वाले जीन को हमने कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहा था, ये था कॉन्स्टिट्यूटिव, ऑलवेज, हर वक्त बनेगा, चाहे ऑन है चाहे ऑफ है। ये लग्जरी जीन है, ऑन है तो एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना सबको समझ में आ गया था अच्छे से? ये था लैक ओपेरॉन, यानी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को हमने कंट्रोल करा था, रेगुलेट करा था। बस यही सब कुछ यहां पे लिखा है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा था कि इसी ओपेरॉन के कारण, रेगुलेशन के कारण, जीन के रेगुलेशन के कारण, एक्सप्रेशन के, हम जाइगोट से पूरी अल्टीमेट इतनी बड़ी बॉडी बने, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग जीन्स हमारे एक्टिवेट हुए हैं। जेकब एंड मोनार्ड एक जेनेटिसिस्ट थे, एक बायोकेमिस्ट थे, और इन्होंने पहला लैक ओपेरॉन मॉडल हमें दिया था ई कोलाई के अंदर। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। ये रहा वो पूरा का पूरा डायग्राम, देख सकते हो। जब इंड्यूसर नहीं है यानी ऑफ है, तब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जुड़ा है, आरएनए पॉलीमरेज को रोक रहे हैं। और जब इंड्यूसर यानी लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये इंड्यूसर के साथ जुड़ के इनएक्टिव हो गया, ऑपरेटर पे नहीं जुड़ा, और पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है। यानी लो लेवल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन हमेशा रहता है, क्योंकि परमिएज हमेशा बन रहा है, तभी तो लैक्टोज अंदर आया था। याद आया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मजे तरीके से समझाया था? लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन हैज टू बी प्रेजेंट, वरना लैक्टोज अंदर कैसे आता? क्योंकि परमेज नहीं बनता। याद आया? चलो, तो ये सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया था, राइट? इतना देखो, फिर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समराइज वे में रिवाइज करते हैं। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जहां पर हम पूरे ह्यूमन जीनोम की यानी 22 ऑटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोजोम प्लस वाई क्रोमोजोम सबकी सीक्वेंसिंग करेंगे, सबकी सीक्वेंसिंग, पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कोडिंग, डीकोडिंग करेंगे। नाउ 1990 में यूएसए ने स्टार्ट करा था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, बाद में वेलकम ट्रस्ट यूके ने इसे ज्वाइन किया था, बाद में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चाइना, जापान, इन सभी, इंडिया, इन सभी कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया था। अब ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं? नंबर 1, हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर है, पर बेस पेयर $3 का खर्चा आता है डीकोडिंग में, यानी $9 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आएगा। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दूसरा, अगर एक पेज पे 1000 लेटर्स लिखे, ए यू ए टी सी जी सी टी करके, और ऐसे बुक बनाए जिसमें ऐसे 1000 पेजेस हो, तो 3300 बुक्स लगेंगी। हर पेज पे 1000 लेटर्स, ऐसे 1000 पेजेस, तो 3300 बुक्स लगेंगी। अगेन अ मेगा बिग प्रोजेक्ट। थर्ड, इसमें हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़ेंगे। इस पूरी ब्रांच को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। सो ये सब करना पड़ेगा। अब आइए हम देखते हैं इसके गोल्स क्या थे। मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक से याद कराया था, अगर आपको याद हो, गुड सिंपल सीता। जी से था पहले सारे जीन्स, 20 से 25,000, हालांकि निकले 30,000 थे, उन्हें आइडेंटिफाई करना, फिर उन सबका सीक्वेंसेस, पूरे 3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली का सीक्वेंसिंग करना, फिर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर इंप्रूव टूल्स बनाना ताकि हम इसे एनालाइज कर सकें, फिर जिस भी इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है वहां ट्रांसफर करना, फिर एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सब टीम, लॉयर्स, वो सब चाहिए। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 13 साल का प्रोजेक्ट माना गया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये सब मैं बता चुकी हूँ, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ।
हालांकि माना तो गया था कि हम इसे 2005 तक कंप्लीट करेंगे, पर 2003 यानी 13 साल में ही ये कंप्लीट हो गया था। बस एक क्रोमोसोम बचा था, लास्ट क्रोमोसोम 1, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, सबसे ज्यादा जीन्स हैं, वो 2006 मई में जाकर फाइनली साइंटिस्ट ने डिकोड करा था। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ह्यूमन के अलावा बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स की भी डिकोडिंग की गई थी। मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, बैड क्राई। बी से था बैक्टीरिया, ठीक है। ए से था एराबिडोप्सिस, पेड़ है ये। डी से था ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं। सी से सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, जो एक नॉन पैथोजेनिक, बिना बीमारी करने वाला नेमेटोड राउंडवर्म है। आर से था प्लांट, राइस। और वाई से था यीस्ट, सिंगल सेल फंजाई। सो हमने इस ट्रिक से इसे याद किया था। अब दो मेथोडोलॉजी यूज की थी, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। एक ओनली एक्सॉन्स की डिकोडिंग करेंगे यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरा पूरा इंट्रॉन प्लस एक्सॉन ब्लाइंड अप्रोच, पूरा यानी कोडिंग नॉन कोडिंग सबको करेंगे, विच इज सीक्वेंस एनोटेशन। हालांकि साइंटिस्ट ने फॉलो सीक्वेंस एनोटेशन को किया था। अब इसमें बताया था कि पहले एक सेल से पूरा डीएनए लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर सूटेबल होस्ट लिए, वेक्टर्स लिए। होस्ट कौन से लिए थे? बैक्टीरिया एंड यीस्ट लिए थे। और वेक्टर्स कौन से लिए थे? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लिए थे। फ्रैगमेंट्स को हमने ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर्स के अंदर डाला था और उसने ऑटोमेटिकली हमें सीक्वेंस निकाल के दिया था। ये उसी टेक्निक पर बेस्ड था जो फ्रेडरिक सैंगर, जिन्होंने सबसे पहले इंसुलिन के अंदर यानी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस पता किया था। सेम वही मेथोडोलॉजी यहां पर यूज की गई थी। फिर ये सीक्वेंसेस में कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं, उन ओवरलैपिंग रीजन्स के अकॉर्डिंग स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स के थ्रू ये सारी सीक्वेंसिंग हमने पता करी थी, राइट। क्रोमोसोम 1 लास्ट था जिसे मई 2006 में डिकोड किया गया था। बाकी पूरे के पूरे 24 जो हैं वो 2003 यानी 13 इयर्स में ही कंप्लीट कर लिए गए थे, राइट। सो ये था वो डायग्राम। नाउ एक और चैलेंज ये था मैप्स बनाना। मैपिंग किसके आधार पे की गई थी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो साइट्स है वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म। ये किसकी बात कर रहे हैं? रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए में भी किसकी बात कर रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए यानी VNTR, जो हम सब में वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट वेरिएबल है उसके आधार पर। सो पॉलीमॉर्फिज्म जो कि आगे जाकर आधार बनेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, उसके बेसिस पर फिर ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जनरेट की गई थी। तो आइए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या थे। फाइनली 3,164.7 मिलियन बेस पेयर्स मिले थे। एवरेज एक जीन में 3000 बेसेस हैं। हालांकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है उसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर्स हैं, राइट। बहुत ज्यादा बेस पेयर्स हैं, देख सकते हो आप, लेकिन एवरेज 3000 है। टोटल एस्टिमेटेड जीन्स जो हैं फाइनली 30,000 जीन्स मिले थे। हालांकि पहले साइंटिस्ट ने 20 से 25,000 सोचा था, फिर एक टाइम पर 80,000 से 1,40,000 सोचा था, बट फाइनली 30,000 मिले थे। हम सबका 99.9% डीएनए सेम है, केवल 0.1% डिफरेंट है। 50% से ज्यादा के फंक्शंस अननोन थे, केवल 2% से भी कम पार्ट है जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है यानी फंक्शनल है यानी एक्सॉन्स है, बाकी सब इंट्रॉन्स है। ज्यादातर बहुत बड़ा पोर्शन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस का था, और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो है ये कई बार रिपीट होते हैं, थाउजेंड्स टू हंड्रेड्स टू 1000 टाइम्स रिपीट होते हैं, और ये नॉन कोडिंग होते हैं, ये इंट्रॉन्स जंक डीएनए का पार्ट होता है। क्रोमोसोम 1 पर मैक्सिमम जीन्स थे, सबसे लास्ट डिकोडिंग हुई थी मई 2006 में 2968, और वाई पर सबसे कम थे 231। मैंने कैसे याद कराया था? 31 लिखो और फिर 32 ऐसे लिख दो। और ये कैसे याद कराया था? 3000 एवरेज बेसिस हैं जीन के अंदर, इसमें से 32 माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा साइंटिस्ट ने देखा 1.4 मिलियन जगह ऐसी हैं जहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस है, जिसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म स्निप्स कहा गया, शॉर्ट में स्निप्स। सिंगल बेस डीएनए डिफरेंट थी। ये क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीजेस एंड ह्यूमन हिस्ट्री ट्रेस करने में मदद करता है, तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आइए इसके एप्लीकेशंस वगैरह की हम बात करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो था वो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें बताया था कि 99.9% डीएनए जो है वो हम सबका सेम है।
0.1% डिफरेंट है, पर किसका 0.1% ऑफ नियरली 3 बिलियन। इसको इधर करूंगी मैं, यानी हम सबकी 3 मिलियन बेस पेयर डिफरेंट है, और 3 मिलियन तो बहुत बड़ा नंबर है, यानी हम सब डिफरेंट है। कोई भी दो इंसान सेम नहीं है। नो टू इंडिविजुअल्स आर यूनिक एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स ऑफ कोर्स। सो 3 मिलियन बेस पेयर हमारे डिफरेंट होते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रेपिटेटिव डीएनए देखेंगे, जो कई बार रिपीट होता है। इसमें भी हमने पढ़ा था, रेपिटेटिव में लॉन्ग रिपीट भी होता है, शॉर्ट रिपीट्स भी होते हैं, और शॉर्ट रिपीट में माइक्रो और मिनी सैटेलाइट होते हैं। मिनी सैटेलाइट जो है मेन, ये डिफरेंट होता है, ये होता है हमारा VNTR। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, BSNL, यानी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और बेस रेशियो, मतलब किसी में A ज्यादा, AT ज्यादा, किसी में CG ज्यादा, वो अलग अलग हो सकता है। इसे सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, मिनी डीएनए। सो बेस कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकती है, नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग हो सकती है, लेंथ अलग अलग हो सकती है, सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए में भी माइक्रो और मिनी था, और मिनी वाला VNTR था। अब मैंने आपको बताया था ये रिपीटेटिव है, रिपीट मतलब ये जंक डीएनए है, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, बहुत बड़ा पोर्शन बताता है, हम सब में अलग अलग है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, एक ही इंसान के अलग अलग क्रोमोसोम पे भी अलग अलग VNTRs का नंबर, सीक्वेंस, लेंथ सब कुछ होगा, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो वैरी करेगा ही। सो डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, लार्ज हम प्रोपोर्शन बनाता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, और बेसिस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग है। किसी भी सेल का डीएनए आप निकाल सकते हो, चाहे वो बोन हो, सलाइवा हो, स्पर्म हो, स्किन हो, हेयर फॉलिकल हो, कहीं भी हो, उससे आप क्रिमिनल केसेस सॉल्व कर सकते हैं और पेटर्निटी केसेस सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये VNTRs इनहेरिटेबल होते हैं, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जाते हैं, राइट। यानी पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी आधार है, जो डिफरेंसेस हैं, और जेनेटिक मैपिंग का भी आधार है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है जेनेटिक लेवल पर भिन्नताएं, यानी जो डीएनए में म्यूटेशंस हो रहे हैं। कितना म्यूटेशन हो पॉपुलेशन में कि हम कह दें कि एक नया अलील आ गया, कितना म्यूटेशन हो अलीलिक फ्रीक्वेंसी में, कितना चेंज आए, 0.01 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो तो हम बोलते हैं। अगर ये म्यूटेशन ऐसा है जो फर्टिलिटी, जो इनहेरिटेबल नहीं है, तो कोई डर नहीं है। अगर ऐसा है जो इनहेरिटेबल है बट फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब ये हाई फ्रीक्वेंसी में इनहेरिटेबल है और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होगा और धीरे धीरे के वेरिएशंस करेगा, यानी हमारे अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। आगे जाकर एक नई पूरी स्पीशीज बन सकती है। ये हमने बात की थी VNTRs की, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, जो एक तरह का सैटेलाइट डीएनए ही होता है, मिनी सैटेलाइट। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या क्या करा था, सबसे पहले पूरा डीएनए बाहर निकाला, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करे, फिर उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग किया, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हमने, क्योंकि ये जेल है, ये टूट सकता है, तो हमने सर्दन ब्लॉटिंग करी। सर्दन ब्लॉटिंग का मतलब है हमने इसको ट्रांसफर कर दिया एक मोर स्टेबल सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन के ऊपर। अब हमने क्या किया, जो क्राइम साइट का डीएनए था उसके पूरे VNTRs निकाले कंप्यूटर के थ्रू और उनके प्रोब बनाए। उस प्रोब के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया सिंगल स्ट्रैंडेड, और उनके साथ हमने रेडियो एक्टिव जोड़ दिया मटेरियल, यानी हमने प्रोब बना दिए VNTR के जो रेडियो लेबल्ड है, और फिर हमने उन्हें इस सैंपल के साथ हाइब्रिडाइज करवाया, यानी सर्दन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन करवाया रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR प्रोब्स को यूज करके। जहां जहां पर सेम है वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये हाइब्रिडाइज हो गए, यानी हाइब्रिडाइज्ड डीएनए के टुकड़ों को हमने एक्सरे डालकर देखा ऑटो रेडियोग्राफी से, ये हमें डार्क बैंड्स के फॉर्म में दिखेंगे। ये मिनी सैटेलाइट वाला डीएनए है, मिनी सैटेलाइट वाला। ये एक इंडिविजुअल के अंदर भी क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम डिफरेंट है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो डिफरेंट है ही, यानी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। VNTR का साइज भी इंपॉर्टेंट था, मैंने ऐसे सिखाया था, 1 लिखो 2 लिखो, यहां पॉइंट लगाओ यहां पॉइंट लगाओ, सॉरी हाँ, 1 लिखो 2 लिखो,
0 लिखो, 0 लिखो और पॉइंट लगा दो, यानी 0.1 से 20 kb किलो बेस है। अलग अलग डार्क बैंड्स दिखेंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि यहां पर हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने बात की थी कि जैसे कि सपोज करिए ये क्राइम साइट से मिला हुआ ब्लड सैंपल है, उसका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करी और इस तरह से वीएनटीआर कंप्यूटर के थ्रू निकाले, उसके वीएनटीआर कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो लेबल्ड प्रोब्स बनाए, हाइब्रिडाइज करने रखा और हाइब्रिड्स बना के एक्सरे डाल के बैंड्स देख लिए। फिर हमने सेम रामू और श्यामू जिन दो पे शक है उनके भी सेम प्रोसेस करा और उनके भी बैंड्स देखे। सी का बैंड बी से मिल रहा है, यानी वो जो सी सैंपल है जो क्राइम साइट से मिला है हमें, वो एक्चुअली इस बी वाले नौकर का है, इस बी वाले सस्पेक्ट का जिस पर हमें शक है। खून उसने किया या नहीं वो पुलिस का काम है, पर ब्लड उसका है उतना हमें पता चल गया। राइट? सो ये हमने सारी बात की थी कि बी के साथ ज्यादा मैच कर रहा है क्राइम सीन का बजाय कि ए के। और इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर बेसिस का कंप्लीट समरी हमने बिल्कुल क्रिस्प वे में सारा कर लिया। आई होप ये आपको हेल्प करा है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।